हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है और आप सब ने अगर नहीं देखा है आपने पहला चैप्टर, तो उसको जाके पहले अपना फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि था दो बेलों की कथा। उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसकी समरी भी हमने देखी। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। ठीक है, जो चैप्टर 2 है उसका नाम है क्या लिखूं। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्या लिखूं। थोड़ा सा अटपटा है, बाकी यही है। और ये आपका जो नया किताब है गंगा का, ये नया ऐड हुआ है। इससे पहले आपका जो किताब जो क्षितिज कृतिका था उसमें ये चीज़ नहीं था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप सबके लिए नया है, क्या लिखूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उस चैप्टर को लिखा किसने है। ठीक है, जो हमारा आज का चैप्टर है क्या लिखूं, वो उसको लिखा किसने है। ठीक, तो इसके जो लेखक हैं, हमेशा ये पूछता है, क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि ये जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है। तो लेखक का नाम हमें हमेशा याद रखना है। जिससे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दो बेलों की कथा, उसको किसने लिखा था, तो प्रेमचंद ने। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या लिखूं, इसका लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, थोड़ा सा पीपी बख्शी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी शॉर्टकट में पीपी बख्शी आप लोग याद रखेंगे। बाकी इसका पूरा नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग जानते हैं कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 में हुआ था। कब हुआ था, 1894 में। कहाँ पे हुआ था तो ये है छत्तीसगढ़ में। देखिए, ज़्यादा इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। और उस टाइम छत्तीसगढ़ था, लेकिन अभी जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ, खेरागढ़, राजनांदगांव नाम है, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ था। लेकिन अभी देखो, स्टेट जो है चेंज होते रहते हैं ना। जैसे पहले बिहार, अभी झारखंड हो गया। जैसे छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, और जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो इस तरह से सब अलग अलग हुए। तो इस टाइप से बस तुमको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1894 में। जन्म नहीं भी याद रखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई लेखक, जो क्या लिखूं का लेखक कौन है, पदुमलाल पीपी बख्शी। ठीक, ये याद रखो शॉर्टकट में। उसके बाद आगे है कि हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, क्या है, आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंगकार के रूप में है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय हैं। मतलब कि वो निबंध लेखक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको माना जाता है, कि निबंध लेखक में वो ज़्यादा उनको माना जाता है, निबंध लेखक। ठीक है, ये हरा दिख रहा है ना आप सबको, कि इसका कलर मैं चेंज कर लूँ, रेड कैसा रहेगा। हाँ, रेड सही रहेगा, रेड कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो निबंध लेखक के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय है। स्मरण मतलब कि उसको याद किया जाता है। निबंध लेखक का बात हो तो वहाँ पे पीपी बख्शी को याद किया जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, तो पंचतंत्र उनका प्रमुख रचना है। पंचतंत्र, पद्म वन, प्रबंधन परिजात, ठीक है, कुछ बिखरे पन्ने, इस तरह से है, निबंध संग्रह है। उसके बाद अरसुदल, शतदल काव्य है, और झलमाला त्रिवेणी कहानी संग्रह है। विश्व साहित्य, और क्या है, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य आलोचना है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपनी जो है साहित्य को लिखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उनको याद किया जाता है, तो वो याद किया जाता है निबंध लेखन में। ठीक, उसके बाद पदुमलाल बख्शी ने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन 1971 में उनका निधन हो गया। तो देखिए, कोई भी लेखक जो होता है ना, वो समाज के बारे में लिखता ही है। समाज के बारे में लिखता है, समाज में कैसी व्यवस्था है, किस हिसाब से समाज चल रहा है, उसके बारे में ज़रूर लिखता है। तो ये भी समाज के बारे में लिखता है, लोक जीवन के बारे में लिखता है। ठीक है, ये लिखते हैं, सॉरी, थोड़ा ये कवि है तो इनको बहुत ही प्रख्यात कवि हैं हमारे भारत में, तो इनको सम्मान देना बनता है। तो ठीक है, तो सीधा सीधा ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये जो है पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, ये जो है आपके क्या लिखूं, आपका सेकंड चैप्टर उसके लेखक हैं। उसके बाद इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में है। कब हुआ था, 1894 में। उतना नहीं पूछता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इनको लेखन क्या किस लिए याद किया जाता है, तो वो निबंध लेखन के लिए। ओके,
ये इतना इनका बात था। आप थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या लिखूँ जो है वो किस बेसिस पे है, मतलब क्या लिखूँ जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या लिखूँ। ये चैप्टर का नाम है, तो सीधे सीधे नहीं क्या लिखूँ भाई, ऐसे वाला चीज़ वाई वार है, क्या लिखूँ, मतलब इनको पता ही नहीं क्या लिखूँ, वही चीज़ है। निबंध में पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल, क्या है, दूर के ढोल सुहावने। तो आप सबको ये, आप सबने ये मुहावरा हमेशा देख सुना होगा कि भैया दूर का ढोल सुहावना, मतलब कि जो चीज़ तो आपके पास नहीं होता है वो अच्छा लगता है आपको, लेकिन जैसे ही आपके पास आ जाता है वो अच्छा नहीं लगने लगता। ये आप सबका जीवन में, हम सबके साथ होता है, ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बाइक चलाने अभी हम लोग को नहीं आता है, मान के चलो अभी तुम लोग का टाइम है 9-10 में स्टूडेंट, बहुत लोग बाइक चलाना सीख गए होंगे, बहुत लोग नहीं आता होगा, नया नया सीखे होंगे, तो अभी सबको अच्छा लग रहा होगा कि नहीं हम बाइक चलाएंगे। लेकिन जैसे ही ज़्यादा दिन हो जाएगा, आपके पास बाइक आ जाएगा, तो कुछ दिन चलाएंगे फिर मन नहीं करेगा, बोले कितना बाइक चलाएंगे, नहीं चलाएंगे ऐसे। फिर जब इसी तरह जब साइकिल चला रहे होंगे तो उस टाइम आपको लगता होगा कि नहीं भैया हमको साइकिल चलाते रहें ऐसे। मेरे साथ तो बहुत होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दूर का ढोल सुहाना का मतलब दूर से ही ढोल अच्छा लगता है, सामने से जाके अच्छा नहीं लगने लगता। तो ऐसे समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। इसमें क्या किया है कि इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहाने और समाज सुधारक शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। इसमें दो कठिनाइयों के बारे में इसमें चर्चा किया है। क्या लिखूँ मैं, ठीक है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद देखो इस निबंध की आत्मपरक शैली क्या है, इस निबंध की आत्मपरक शैली जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है। क्या करता है लेखक जो है, स्वयं जो पाठक है उनसे संवाद करता है। संवाद मतलब बात विचार करता है। इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं। तो सीधे से बात इसके बारे में बताया कि इसमें क्या लिखा है। अब हमारा मेन चीज़ जो है वो है ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है क्या लिखूं, ठीक है। क्या लिखूं, इसमें इसी को हम लोग को पढ़ना है और अच्छे से। सबसे पहली बात, आपके पास अगर बुक है तो आराम से आप अपना बुक खोलेंगे, मेरा बात आपके कानों तक पहुंचेगी और आपका ध्यान बुक में भी होना चाहिए साथ साथ। और अगर बुक नहीं है तो चुपचाप से जिसमें भी आप देख रहे हैं, या फिर मोबाइल में देख रहे होंगे या लैपटॉप में देख रहे होंगे या फिर टैब में देख रहे होंगे, जिसमें भी ये देख रहे हैं आप सब आराम से बैठेंगे और उसको देखेंगे। इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई में ध्यान रखिए और बाकी समय बाकी में ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से इसको कहानी की जैसा सुनिए। उसके बाद अगर आप एक बार अच्छे से सुन लेते हैं तो आपका दिमाग में यह बैठ जाता है और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि मुझे, लेखक बोल रहा है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, क्या उठती है, ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। मतलब कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, मतलब एक ऐसा टाइम है, वो लग रहा है, वो सोच रहे हैं ना भाई मुझे तो आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध निबंध लेखक है, क्या है, A.G. गार्डनर, ठीक है। ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि A.G. गार्डनर के बारे में कौन से चैप्टर में उल्लेख है। तो A.G. गार्डनर के बारे में कौन सा चैप्टर में उल्लेख है, ये क्या लिखूं चैप्टर है उसमें उल्लेख है, ठीक है। तो A.G. गार्डनर के कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है कि ऐसा एक टाइम आएगा। देखो ऐसा एक टाइम होता है कि भैया उस समय बहुत सारे थॉट आ रहे होते हैं आपके दिमाग में,
तो वो क्या हो जाता है कि उस समय मन में कुछ ऐसी ऐसी उमंग उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाती है कि लगने लगता है कि भैया, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न हो जाता है कि अब लगता है कि लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जो लेखक होते हैं उनके लिए। और जो हम लोग ऐसे होते हैं, लगता नहीं है कि भाई, मन में कभी कभी ऐसा आने लगता है ना कि भैया अब तो करेंगे, एकदम इतना जोश भर जाता है कि नहीं, पढ़ेंगे आज तो, साला पूरा किताब ही पढ़ देंगे, ऐसा वाला चीज़। तो ऐसा ही लेखक जो होते हैं उन लोगों को लगता है ना, आज तो भी तो लिखना ही पड़ेगा, ये ऐसी सी बात उन लोगों में उठने लगती है। वही चीज़ बोल रहा है। उसके बाद मस्तिष्क में कुछ ऐसा ये हो गया, हाँ, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। हेट, हेट समझ रहे हो? हेट मतलब टोपी, जो टोपी पहनता है ना, वो एक कैप होता है जो आगे तरफ, जो इसका क्या होता है, उसका चोच लगा रहता है। हेट क्या होता है, उसके चारों तरफ जो टोपी रहती है, ठीक है, वो वाला हैट है। तो हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। ये एग्जाम्पल एक तरह से मुहावरा है कि कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, लिख ही देते हैं भाई। जैसे कोई भी खूंटी टांगने के लिए हमको, जब जो हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम जो सुंदर दिख रहा है उसी में टांगेंगे, ठीक है। तो उसी तरह कि ज़रूरी नहीं कि हम इसी सब्जेक्ट में लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं, ऐसे वो बोल रहा है। उसके बाद उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। जैसे अभी मैंने बताया कि इसी तरह कोई भी विषय में हम लिख सकते हैं। असली वस्तु है हेट, खूंटी नहीं। असली वस्तु क्या है? हेट। मतलब असली वस्तु है कहानी, विषय नहीं। असली वस्तु है लिखना। कौन सा सब्जेक्ट में लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है, बस लिखना है, ठीक है। इसी तरह मन के भाव ही अर्थार्थ वस्तु है, विषय नहीं। तो वही चीज़ है कि भैया मन का भाव, जो मन में तुम्हारा भाव उत्पन्न हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। विषय कौन सा है, हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, संस्कृत लिख रहे हैं, या हम कौन सा विषय लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम लिख रहे हैं, मेरा मन में क्या आ रहा है वो चीज़ मैटर करता है। तो ये सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि भैया जब एक ऐसा टाइम आता है कि मन में उमंग उठने लगते हैं, जो हृदय में स्फूर्ति ऐसी आ जाती है, ऐसा होता है कि हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन लिखना ही है। हम चाहे कोई सब्जेक्ट हो हम लिख ही लेंगे। जैसे कि एक टोपी टांगने के लिए खूंटी का ज़रूरत होता है, ज़रूरी नहीं कि स्पेशल कोई खूंटी हो, कोई भी खूंटी में टांगा जा सकता है। उसी तरह हमको लिखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हम लिख सकते हैं, ठीक है। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं। मतलब गार्डनर साहब के बारे में ये बोल रहे हैं कि गार्डनर साहब का जो ये कथन है, इसकी यथार्थता मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। यथार्थ मतलब सच, सच्चाई में कोई संदेह नहीं। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। मतलब वो जो एक्चुअल में जो स्थिति होता है उसका अनुभव नहीं किया है, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भैया लिखने का मन हो रहा है पूरा जोर से, तो वैसा उसको मानसिक स्थिति का अनुभव उसने नहीं किया है, जो लेखक है उसने। फिर क्या बोलते हैं, मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता। तो भाई ये पुदुमलाल जो पीपी बख्शी जो हैं वो बोलते हैं कि भैया ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं। जैसे कि गार्डनर साहब ने कहा कि लिखने के लिए जो मन में उमंग आ जाती है, दिल में हृदय में स्फूर्ति ऐसी आ जाती है, एकदम खुद मन करने लगता है लिखने का, वैसा चीज़ मैं मान रहा हूँ कि सही बात है, मैं उनको बात को संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो है मैं मानसिक रूप से अनुभव नहीं किया हूँ इसको, मतलब खुद में अनुभव नहीं किया हूँ। मुझे अगर लिखना होता है तो मुझे तो चिंता करनी पड़ती है, मुझे सोचना पड़ता है, मुझे परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके मैं कहीं एक निबंध लिख पाता हूँ, ठीक है। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि भैया अमिता और नमिता, ठीक है, दो
बच्चियाँ हैं, उनके लिए इसको निबंध लिखना है। उन्होंने इनसे बोला है कि भैया निबंध लिखिए। एक ने बोला है कि दूर के ढोल सुहावने, क्या है, एक ने बोला कि दूर के ढोल सुहावना, ये उसको दिया टॉपिक, और एक ने दिया उसको कि समाज सुधार, ठीक है, तो समाज सुधार, और एक ने दिया दूर के ढोल सुहावने। तो नमिता ने दिया दूर के ढोल सुहावने, अमिता ने दिया समाज सुधार। तो इन दोनों के लिए एक एक निबंध लिखना है। तो ये बोल रहा है कि मुझे तो आज मेहनत करना ही पड़ेगा और अच्छे से लिख के उन दोनों को हमको समझाना पड़ेगा कि कैसे निबंध रचना लिखते हैं, ठीक है। आगे, दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके। तो बोले कि ये बोल रहे हैं कि भैया दूर के ढोल सुहावने तो होते हैं, लेकिन क्या इतने भी सुहावने होते हैं कि उसमें हम 5 पेज लिख सकते हैं। भैया हम लोग को कोई आंसर लिखना होता है, तुम लोग को भी कोई आंसर लिखता है। बोले भाई 2 लाइन में तो आंसरवा हो सकता है, फिर 1 पेज में कैसे लिखेंगे, लगता है कि नहीं। तो वैसी चीज़ ये भी सोच रहे हैं कि भैया इसमें तो लिख तो सकता हूँ, लेकिन 5 पेज लिखा जा सकता है क्या, एक ही पेज में तो सब हो जाएगा। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों ने भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। एक तो भैया दूर के ढोल सुहावने का बात है रहा, अब तो छोटा सा टॉपिक है, उसमें मैं 5 पेज कैसे लिखूं, इसको भारी लग रहा है। और एक तो बात है समाज सुधार के बारे में, समाज सुधार तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं 5 पेज में कैसे लिखूं, वो तो साला ढेरे पेज हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज गड़बड़ा जाता है, इधर उधर चला जाता हूँ मैं, बाकी लैंग्वेज में ज़्यादा जाना नहीं है, कहानी समझना है, ठीक है। उसके बाद तो बोले कि मैं 5 पेज में ही कैसे लिख दूँ, मैं तो उसके लिए ज़्यादा पेज चाहिए, 15-20 पेज हमको लगेगा तब लिख पाऊँगा, ठीक है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन लिखना 5 पेज में, ठीक। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मित जान लूँ, मतलब कि सबसे पहले मैं निबंध आचार्य, मतलब निबंध जो लिखते हैं उनके जो मास्टर हैं, उनसे थोड़ा सा नियम कानून जान लेते हैं। पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या, मतलब एक अच्छा निबंध क्या है, कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। तो मैं पहले जान लेता हूँ कि एक आदर्श निबंध क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसके बाद मैं अपना विषय का चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना देखी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो बहुत पहले निबंध जो लिखे हुए हैं, जो निबंध के मास्टर हैं, उन लोग की रचनाओं को वो देखते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। क्या होता है कि छोटा निबंध जो है बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, पर लिखूं कैसे। फिर धर्मशास्त्री के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। अब देखिए, एक मास्टर का निबंध जो है इनके बारे में पढ़ रहा था, तो इनको पता चला कि भैया निबंध जो है छोटा होना चाहिए, छोटा निबंध ही अच्छा होता है। बड़ा निबंध के अपेक्षा बड़ा निबंध से अगर हम कंपेयर करें तो छोटा निबंध अच्छा होता है, ठीक है। तो ये भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी छोटा ही लिखूँगा, जिसमें थोड़ा सा मेहनत भी कम है, मैं लिख लूँगा छोटा, ऐसे। फिर सोचता है, फिर वही आचार्य का एक कथन है कि भैया निबंध जो है उसके 2 प्रधान अंग हैं, 2 अंग मतलब 2 पार्ट। कौन कौन सा है, एक है सामग्री शैली। पहले तो मुझे सामग्री और शैली, यहाँ लिखा है सामग्री और शैली, ठीक है। उसके बाद पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, सामग्री मतलब सामान, ठीक है। विचार समूह संचित करना होगा, इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, मनन मतलब चिंता, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, ठीक है। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। तो भैया वो सोच रहे कि भैया
जिस विषय में जो पढ़ा होता है, मान के चलो किसी को मैथ पसंद है तो मैथ के बारे में ही उसमें उसका मन में विचार आएगा, ठीक है। तो वही सोच रही है कि भैया अब ये कौन सोचा था कि दूर के ढोल सुहावने के लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ जी, ये कोई सोचा था? हम तो यार मैथ पढ़ रहे थे, हम तो बस साइंस पढ़ रहे थे, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे थे। ये थोड़ी कोई सोचा था कि भाई दूर के ढोल सुहावने उस पर एक निबंध लिखना पड़ेगा मुझे। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती, वो बोल रहा है कि अगर ये बात मुझे पहले से पता होता तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसके बारे में जाके पहले से पुस्तकालय में जाके पढ़ लेता, ठीक है, उसके बारे में जांच कर लेता। पर अब समय नहीं है, लेकिन अब जो है टाइम नहीं है, ख़राब हो गया। मुझे तो यही बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। तब बोले कि भैया मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे तो 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इस विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। तो बोल रहे कि भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस विषय के संबंध में कोई सामग्री भी नहीं है, कोई ग्रंथ भी नहीं है। अभी हमारे पास तो गूगल बाबा है, कुछ है चाहे नहीं, घर में ही सब कुछ मिल जाता है। बस एक बार बस माइक खोल के बोल देना है फलना चीज़ दिखाओ, गूगल बाबा हाजिर। उस टाइम तो ये नहीं था ना, तो इसीलिए सोच रहे कि भैया अभी तो मेरे पास कोई ग्रंथ है ही नहीं। हमको अगर समय होता तो मैं जाता और जाके पुस्तकालय में जाके खोज लेता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। तो वो बोल रहा है कि भैया अब हमको जितना आता है अपने हिसाब से ही लिखना होगा, अपना ज्ञान जितना है उस पर ही लिखना होगा, ठीक। उसके बाद विज्ञों का कथन, विज्ञों मतलब अभी पहले नहीं बताया ना मैंने, विज्ञों मतलब कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो विज्ञों मतलब विद्वान, ठीक है। विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, रूपरेखा उसका स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। जैसे घर बनाने से पहले उसका फाउंडेशन बनाया जाता है, जैसे घर बनाने से पहले उसका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं गोड़ी खड़ा करना, ठीक है। तो पैर गोड़ हम लोग बोलते हैं पैर को, ठीक है। तो गोड़ी खड़ा करना, तो उसी तरह स्ट्रक्चर फाउंडेशन खड़ा किया जाता है, नींव रखी जाती है, ठीक है, वैसा ही। तो बोलते हैं कि विशेषज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसका रूपरेखा तैयार किया जाता है। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, दूर का ढोल सुहावना है उसका रूपरेखा बनाएगा, वो स्ट्रक्चर बनाएगा। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है, मुझे पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई कि कैसी इसके स्ट्रक्चर बनाऊँ। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूँ। मतलब पहले अगर पूरा लिखना पड़ेगा, रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश मतलब उसका जैसे समरी होता है, जैसे कि एक 3 घंटे का मूवी को 5 मिनट में बताना, उस टाइप से मैं तो लिख ही लूँगा, लेकिन पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर पहले तो मूवी देखनी पड़ेगी ना पूरा 3 घंटे का, उसके बाद ना मैं उसको 5 मिनट में बताऊँगा। जैसे कि हम लोग अपना वीडियो में करते हैं कि पहले हम लोग पूरा स्टोरी एक जो भी जितना टाइम लगता है 40 मिनट 50 मिनट उसमें पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट में उसको हम लोग पूरा समझ लेते हैं, ठीक। उसी तरह पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो बोले कि भाई निबंध लिखने से पहले उसका सार तो लिख नहीं सकते। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? तो सोच रहा है कि क्या सही में जो जितने भी विद्वान हैं हिंदी के, वो निबंध लिखने से पहले रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। A.G. गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। A.G. गार्डनर जो है उसको अपने शीर्षक, जैसे इस पार्ट का, इस चैप्टर का शीर्षक क्या है, ठीक है, इस पार्ट का शीर्षक या इस पार्ट का नाम शीर्षक क्या होता है, किसको पता है शीर्षक क्या होता है? जैसे नाम, जिसमें हम चैप्टर में कोई नाम होता है ना, जैसे हम लोग कल हीरा मोती पढ़े थे, तो जो हीरा मोती दो था ना वो शीर्षक है, ठीक है। जो 2 बैलों की कथा है वो शीर्षक है। तो वही सोचने में इसको बहुत सारा टाइम लग जाता है। उन्होंने लिखा कि मैं लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। तो बोलता है कि भैया मैं लिख तो लेता हूँ,
लेख लिखता हूँ, लेकिन जो शीर्षक देने का भार, जो नाम देने का भार है, मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी ही कठिनाई ना हुई होगी। ठीक है, उतनी कठिनाई ना हुई होगी। तो भाई शेक्सपियर एक आदमी है, ठीक है, जो इंग्लिश में विद्वान था, इंग्लिश का लिटरेचर लिखता था। तो वो बोलता है कि भैया शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तो भैया जो नाम लिखने में, मतलब कहानी लिखने में उसको परेशानी नहीं है, लेकिन भैया नाम लिखने में परेशानी है, उसका नामकरण करने में परेशानी है कि उसका शीर्षक क्या रखा जाए। ठीक, वैसे ही तभी तो घबरा कर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम जैसा तुम चाहो लिख दिया। ठीक है, इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। तो देखो उसने क्या हुआ कि भैया उसको समझ ही नहीं आ रहा था नाम क्या रखना है, तो इसलिए क्या हुआ, उन्होंने क्या रख दिया कि जैसा तुम चाहो। ठीक है, उसके बाद इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। तो वो डर गए कि भैया अब लगता है मुझसे तो रूपरेखा तैयार होगी नहीं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग वो तो कर नहीं पा रहे थे, हम क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है, अब मुझे शैली निश्चित करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या, सामग्री जमा किया। उसके बाद शैली, मतलब किस हिसाब से लिखेंगे, शैली क्या होनी चाहिए, लेखन शैली हम लोग पढ़ते हैं ना, लेखन शैली, लिखने की शैली किस शैली में होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, मतलब कि फ्लो होना चाहिए, भाषा जो लिख रहे हैं हम उसमें लगातार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रुक रुक के लिखेंगे, प्रवाह होना चाहिए। जैसे धारा प्रवाह होता है, पानी कैसे बहते रहता है, रुक रुक के नहीं बहता, उसी तरह तो भाषा में भी प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो। ठीक है, मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे प्रवाह में है, लेकिन यही से मैं कुछ और लिख दूँ, भाई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा बट समझ सकते हो भाई, फीलिंग को समझो। उसके बाद पर एक दूसरे से संबंध क्या हुआ कि भाई भले ही वो छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध है। यह तो बिल्कुल ठीक है कि मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं मास्टर क्या लिखा है, किधर गया भाई, ठीक है, अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। तो भैया वो बोल रहा है कि भैया मैं तो लिख तो लूँगा, छोटे छोटे वाक्य तो मैं लिख लूँगा, लेकिन मैं तो मास्टर हूँ। तो भैया मुझे अपना थोड़ा सा दिखाने के लिए मुझे एक वाक्य को बड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। अगर वो बड़ा नहीं लिखूँगा तो मैं मास्टर किस लिए, फिर मैं मास्टर नहीं ना कहूँगा, तो मेरा तो भाई उतना तारीफ़ नहीं ना होगा अगर मैं बड़ा नहीं लिखूँगा, तो इसलिए बड़ा लिखना है। फिर बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। देखो एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही लिखी है। तो कादम्बरी एक किताब है, बाणभट्ट उसके लेखक हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बाणभट्ट जो कादम्बरी है किसने लिखी है, वो बाणभट्ट ने लिखी है। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में स्पष्टता भी होनी चाहिए, जो वाक्य है उसमें स्पष्टता भी होनी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर्य ला देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्यों में ऐसी गुत्थियां डाल दी है जो यज्ञों से न सुलझ सके। सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी। तो तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए। तो बोल रहा है कि भैया यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाणभट्ट में अब जो कादम्बरी लिखी है उसमें भी ऐसे ही वाक्य डाले हैं। वाक्यों में स्पष्टता भी होनी चाहिए, क्योंकि अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर ला देती है। मतलब स्पष्ट होना चाहिए, दुर्बोधता जो है गंभीर है, मतलब कि ज़्यादा क्या बोलते हैं गंभीर, इसको कैसे समझाएं तुम लोग को मैं। हाँ, मूवी को हम लोग देखते हैं ना कितना ध्यान से देखते हैं, एकदम अट्रैक्शन से देखते हैं, मतलब भाई ज़्यादा इंटरेस्ट ला देती है। हाँ, गंभीर मतलब इंटरेस्ट एक तरह से मान के चलो, इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन है, श्रीहर्ष ने
जानबूझकर अपने काव्यों में ऐसी गुत्थियाँ डाली, वो गुत्थी बोले तो जानबूझ के ऐसा पजल डाला है, जानबूझ के ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, सवाल डाला है कि भैया लोगों को इंटरेस्ट लगे, गंभीर लगे थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद जो यज्ञों से ना सुलझ सके, मतलब कि जो सुलझे ना, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ की कोई चीज़, मैथ का जो दीवाना है उससे अगर गलती से क्वेश्चन नहीं बना तो वो तो गंभीर हो जाता भाई बहुत, कि कैसे नहीं बन रहा, और थोड़ा सा टेंशन देता, और थोड़ा सा दिमाग लगाता है ऐसे। तो कोई चीज़ हम लोग चुटकुला वगैरह पूछते होंगे तो दादी लोग पूछती है तो कैसे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था हम लोग को, वैसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए ये लोग जानबूझकर ऐसा चीज़ डाल देता था। ठीक है, सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी। ठीक है, दुर्बोध मतलब कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोककृतियों का समावेश भी निबंधों में, तो मुहावरा लोककृतियाँ का भी जो है समावेश मिलता है निबंध में। तो लोककृतियाँ, मुहावरा, ये सब पता है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया 4 दिन का चांदनी, फिर अंधेरी रात, है ना, ऐसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, ऐसे ही सब क्या है, मुहावरा है, लोककृतियाँ है। ठीक है, वैसे ही उसके बाद नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये सब क्या है, मुहावरा, लोककृतियाँ। ओके, उसके बाद यहाँ लिखा है अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। अंग्रेजी के जो निबंधकार हैं उसने एक दूसरे टाइप का ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। मतलब कि भैया हिंदी तो अलग, अंग्रेजी वाला का अलगे बोलबाला है, अलग, वो अलग हिसाब से लोग लिख रहा है। भले ही उन लोग का कसौटी, मतलब उन लोग का जो क्राइटेरिया है, उन लोग का जो कसौटी में उन लोग खड़ा नहीं उतर पा रहा है, उन लोग को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन उन लोग का अंग्रेजी साहित्य में उनका अपना अवश्य है, मतलब उनका मान है। ठीक है, पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। तो उस पद्धति का जन्मदाता कौन है, मॉन्टेन। मॉन्टेन भाई साहब उस पद्धति के जन्मदाता हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। मतलब कि जो उन्होंने सुना, देखा, अनुभव किया उसी को उन्होंने लिपिबद्ध मतलब लिख दिया। ठीक है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन के स्वच्छंद रचनाएं हैं। मतलब भैया जैसे मन में आया वैसे ही उनको लिख दिया गया। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रही, ना क्या लिखा भाई, आख्यायिका लेखक के सूक्ष्म दृष्टि, और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। इतना भारी भारी क्यों लिखा है यार। चलो कोई नहीं, इसका मतलब समझते हैं कि न, देखो उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रही। मतलब कि भैया वो लोग कल्पना करके, देखो कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो कल्पना कर किया जाता है, सोचा जाता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उसमें कोई कल्पना है ही नहीं, जो मन में आया बस लिख दिया गया। ठीक है, स्वच्छंद रचना। उसके बाद न आख्यायिक, मतलब न आख्यायिक लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण। मतलब कि देखो एक होता है कि जैसे मन तैसे, मतलब सूक्ष्म दृष्टि मतलब छोटा सा, छोटा सोच, उसमें छोटा सोच भी नहीं दिखता है, और बहुत बड़ी विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना भी नहीं दिखती है। मतलब नॉर्मल, जैसे हम लोग आम चीज़, हम लोग आम बात में सोचते हैं, हम लोग आम बोलचाल में जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको लिख दिया। ये चीज़ हो गया इंग्लिश में, ये इंग्लिश का बात हो रहा है। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। मतलब जैसा वो है, ना सोचता है ना समझता है, बस लिख रहा है, जैसे उसको मन है, उसका जो डेली लाइफ में है, जिसका सच में उसके अंदर जो है वही चीज़ उसमें डाल देता है, उसमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा। मतलब जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार की अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। तो देखो भैया ये यहाँ पे बात हो रहा है अंग्रेजी वाला जो निबंध है, वो बोलता है कि हिंदी में तो चलो ठीक है, लेकिन अंग्रेजी वाला में क्या है कि इतना वो लोग
इस हिसाब से वो लोग नियम कानून नहीं पालन करता, लेकिन फिर भी लिखता है। फिर भी उन लोग का मान है कि क्यों नहीं लिखता कि भैया वो लोग कैसे लिखता है कि वो लोग जो मन में आता है वही लिख देता है, ना ही छोटा ना ही बहुत बड़ा, मतलब जो नॉर्मल है, जो अपना विचार जैसा आ रहा है वैसे ही लिख देता है। तो क्यों मैं ना भी ऐसे ही लिख दूँ, मतलब मैं भी जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे विचार में ज़्यादा सोचे समझी ना, जो चुपचाप से जो हमको लग रहा है उसको सीधा सीधा लिख दूँ। तो फिर बोल रहा है कि भैया मुझे तो 2 लिखना है ना, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। फिर देखते हैं, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ गई। भाई मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ गई। अमीर खुसरो ये भी एक लेखक है, बहुत विद्वान लेखक रहे हैं। कब का पता है, 15 या 16वीं ईस्वी के टाइम पे अमीर खुसरो, ठीक है, ये मुग़ल काल का टाइम का बात है। ठीक है, एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। जब उनको प्यास लगी तो कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने क्या लिखा, उनमें से पहले ने क्या हुआ, पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की। तो भैया एक ने बोला कि भैया खीर पर कविता सुनाओ, जो हम लोग खीर खाते हैं ना उस पर। फिर दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्हें एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। क्या हुआ, देखो 4 वहाँ पे, एक अमीर खुसरो जो है पानी पीने गया कुआं में, वहाँ 4 लेडीज़ थी, 4 औरतें थी। वो लोग वहाँ पे उन लोग से पानी मांगा, तो पहली औरत एक बोली कि भैया पानी तो पिला देंगे, लेकिन पहले आप जो है मुझे कविता सुनाओ। कौन सा सुनाओ, तो पहले एक औरत ने बोला कि भैया खीर जो हम लोग खाते हैं उस पर कविता सुनाओ। फिर दूसरे ने बोला कि भैया कुत्ते पे सुनाओ। तीसरे ने बोला कि ढोल पे सुनाओ, और एक चौथे ने बोला चरखे पे सुनाओ। ठीक है, इस तरह से 4 डिमांड हो गया। फिर तो भैया अमीर खुसरो प्रतिभावान तो थे ही तेज़ तरार। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एक ही वाक्य में चारों सुना दिया। कैसे कि खीर पकाई जातन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मतलब इसका अर्थ है कि भैया खीर पकाया बहुत जतन से, बहुत मेहनत से, चरखा दिया चला मतलब चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया मतलब कुत्ता आया और उसको खा गया, तू बैठ के अब ढोल बजा। ऐसे उन्होंने एक कविता सुना दिया। जैसे एक ही कविता में चारों निपट गए, इसमें खीर भी आ गया, इसमें चरखा भी आ गया, और इसमें कुत्ता भी आ गया, और फिर इसमें भैया ढोल भी आ गया। तो चारों का चारों एक ही में निपटा दिया उन्होंने। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, मतलब कि भैया मैं खुसरो जैसा तो विद्वान नहीं हूँ, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। तो अब देखो ये एग्जाम्पल दिया कि भैया 4 को उसने एक ही में मिला दिया, तो क्यों ना मैं भी ये 2 जो हैं, मेरे पास 2 है, दूर के ढोल सुहावने और सामाजिक जो क्या था सामाजिक सुधार, उसको मैं एक ही में क्यों ना डाल दूं। जैसे इन्होंने 4 को एक में डाल दिया, उसी तरह मैं 2 को एक में डाल देता हूँ। दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। मतलब तो देखो सामने से सुनोगे तो भाई लगेगा ना, इरिटेटिंग लगेगा, थोड़ा सा लगेगा भाई अच्छा नहीं लगता, कर्कश लगने लगता है। वही चीज़ अब तुम दूर से सुनो ढोल तो मज़ा आता है, कितना आनंद लगेगा कि बहुत अच्छा बज रहा है। लेकिन वही सामने जाकर सुनोगे तो तुमको इरिटेटिंग होगा। उसके बाद ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। मतलब जैसे ही ढोल बजते हुए सुनता है वो उसको लगता है भैया किसी का तो कल्याण हो रहा है, मतलब विवाह हो रहा है। ठीक है, कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। मतलब
वो तो सोचने लगता है किसी का शादी उदी हो रहा होगा इसलिए बज रहा है। वो ये भी सोच लेता होगा कि भैया उसके घर में बहू आई होगी, लज्जा से क्या है, लज्जाशील नववधू के बारे में उसने सोच लिया कि एक सुंदर सी कन्या आई होगी, उसके लिए वहाँ पे ढोल बज रहे हैं। ऐसे भैया कौन कौन ख्यालों में खो गया, जो भी ख्यालों में खो गया है कन्याओं के बारे में, वो कन्याओं के ख्यालों से निकल जाओ और ये चैप्टर पढ़ो, ठीक है। कन्याएं बाद में मिल जाएगी, पहले ये पढ़ो। और जो भी कन्याएं अपनी उसके लिए खो गए हैं वो सब भी निकलेंगे, ठीक है। चलो पढ़ो, यहाँ ध्यान दो। क्या बोला है कि उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल के कर्कश की ध्वनि को मधुर बना देते हैं। क्या बोलता है? उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल को कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव या प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। मतलब जब ढोल क्यों बजता है? ढोल बजता है जब भैया हमारे घर में उत्सव होता है, जब हम खुशी मनाते हैं, जब कुछ त्यौहार होता है, तो जब भी ढोल बजता है लोगों को लगता है कि भैया बढ़िया चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है। उसके बाद तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। क्योंकि लोगों को दिमाग में ये रहता ही नहीं है कि वो गंदा चीज़ है, वो दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि भैया ढोल बज रहा है मतलब अच्छा बज रहा है, अच्छा चीज़ है, हम त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इसीलिए वो लोग को जो कर्कश होता है ढोल का, वो उन लोगों को नहीं लगती है, अच्छा लगता है। और दूर में होते हैं तो उन लोग को तो अच्छा और लगता ही है, ठीक। उसके बाद यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार के चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तो भैया यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग दूर रहते, दूर से उसकी कर्कशता, उसकी कठोरता, उसका जो वास्तव में जो कठोरता है वो हमको अनुभव नहीं होता है, लगता है यहाँ अच्छा बज रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत मधुर लग रहा है। उसी तरह जो तरुण हैं, जो बच्चे हैं, उन लोग को जीवन संग्राम से दूर, वो जीवन का जो संग्राम है, जीवन का जो मेहनत है, जीवन का जो संघर्ष है, उससे वो लोग दूर रहते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि भैया जीवन जो है बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है ना कि हम बड़े होंगे तो हम भी ये ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। अभी भी लगता होगा ना कितना स्कूल जाना पड़ता है, बड़े लोग क्या करते हैं, देखो कितना मस्त अपना कॉलेज जा रहे हैं, बड़े लोग देखो अपना काम कर रहे हैं, जहाँ मर्जी होता है वहाँ घूम लेते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन भैया जब तुम लोग भी जगह पे पहुँचोगे ना तो तुम्हें भी लगेगा कि भैया स्कूल वाला समय ही अच्छा है। अभी मैं भी सोचता हूँ यार स्कूल वाला समय कितना बढ़िया था, मज़ा आता था। लेकिन क्या कहें, छोड़ो नहीं, अभी मैं रोने लगूँगा। आगे, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट गए, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। देखो अभी जो मैं बता रहा था कि भैया अभी मुझे बचपन का टाइम, स्कूल का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। उसी तरह यहाँ बोला है कि जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल, मतलब अतीत बोले तो पुराना, क्या बोलते हैं उसको, पास्ट है ना, भूतकाल। अतीत मतलब जो बीत गया है, ठीक है, बीत काल की स्मृति बहुत सुखद लगती है, लगता है ना बहुत अच्छा दिन था। ऐसे वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है। जैसे तरुण जो है, तरुण बोले तो नए नए बालक, अभी तुम लोग तरुण हो, यू आर तरुण, ठीक है। ऐसे फिर किशोर हो जाओगे, किशोर तरुण, इस तरह से। तो अभी तो लोग तरुण हो, तो तरुण लगता है कि भैया हम बड़े होंगे तो बहुत मज़े करेंगे। लेकिन जो बड़े हो गए उनको लगता है कि भैया हम बचपन में ही मज़े कर रहे थे, तो अपने टाइम पे कोई खुश नहीं है। उसके बाद वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। मतलब कि जो जहाँ पे है वो कोई भी वहाँ पे खुश नहीं है। बूढ़े लोग सोच रहे हैं कि भैया हम लोग बचपन में ठीक था, पुराना समय बहुत बढ़िया था। अभी बच्चे लोग सोच रहे हैं कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब ठीक होगा, ऐसा। उसके बाद तरुण भविष्य को वर्तमान में ले लाना चाहते हैं।
और वृद्ध अतीत को। तो भैया छोटे बच्चे सोचते हैं कि अभी मैं बड़ा हो जाता, मैं भविष्य में चला जाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। और वहीं जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि भैया अभी मैं बच्चा हो जाता, ऐसा। तो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ठीक। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, तरुण जो है क्रांति के समर्थक होते हैं, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। मतलब कुछ कांड करना चाहता है तरुण, जो अभी तुम लोग को लगता है भाई ये कर देंगे, हम लोग तो मचा देंगे, ठीक है, वैसा। वृद्ध जो होते हैं वो गौरव, मतलब शांति, गौरवपूर्ण जिंदगी का संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है, क्षुब्ध रहता है। मतलब भैया कोई वर्तमान में रहता ही नहीं, वर्तमान को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जहाँ जिस वक्त में तुम हो उस वक्त को जियो। तुम घर में हो तो घर के जियो, स्कूल में हो तो स्कूल में जियो, बाहर हो बाहर में जियो, जियो बस। मत सोचो कि मैं वहाँ होना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए। जहाँ तुम हो, जैसे व्यवस्था में हो वैसे जियो, खुश रहो, तब मज़ा आएगा ज़िंदगी का असली आनंद। ठीक है। और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहा है। तो क्या वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल, मतलब कि भैया वर्तमान में हमेशा आदमी सुधारना ही चाहता है, वो जैसा है वैसा नहीं जीना चाहता। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तो मनुष्य क्या बोले, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जिसमें सुधारों की आवश्यकता नहीं हो। हमेशा सोचता है कि भैया देखो, तुम आज तुम जो कर रहे हो ना, वो मान के चलो अभी तुम कल परसों यही चीज़ के बारे में सोचोगे, तुमको लगेगा नहीं भैया कल हमने जो किया था ना अच्छा नहीं किया था, हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते थे। तो हमेशा तुमको लगेगा ही कि सुधार होना चाहिए था, कभी तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि परफेक्ट हुआ। ठीक है, हमेशा ये सुधार की आवश्यकता होती है। उसके बाद तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है। तो भैया इतने सारे सुधारक हुए, इतने सारे विद्वान हुए जो सुधारना चाहे, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी में ही सुधारों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। ठीक है, यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। तो यहाँ बोला है कि भैया सुधारों का अंत कब हुआ है। बहुत सारे सुधारक हुए लेकिन अभी तक सुधारों का अंत नहीं हुआ। जैसे भारत के इतिहास में बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी। आप सबने बहुत लोगों के बारे में नहीं सुना होगा लेकिन बुद्ध के बारे में सुना होगा। महावीर जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनके बारे में सुना होगा। फिर नागार्जुन नहीं जानते होंगे आप लोग, शंकराचार्य के बारे में सुना होगा। उसके बाद कबीर तो सुना ही होगा, कबीर का दोहे तो आपने सुना ही है। फिर राजा राम मोहन रॉय जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनके वो भी। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो ये लोग जो है समाज सुधारक हैं, लेकिन इतना ही नहीं है। आप लोग खोजेंगे तो आपको हर गली गली में, हर नगर नगर में मिल जाएगा। ठीक है, जो हर जगह सुधार करना चाहते हैं और नए नए दोष उत्पन्न होते रहते हैं, उनको सुधारते रहते हैं ऐसे, और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है और ना सुधारों का, मतलब दोष का भी अंत नहीं है, सुधारों का भी अंत है ही नहीं। दोष होगा, सुधार होते रहेगा। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए, मतलब जो कभी अच्छे थे वो आज बुरे होने लगते हैं। और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। फिर देखो कोई चीज़ सुधारे हम, और फिर थोड़ा दिन बाद वो लगेगा कि भैया ये सुधार नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, उसको फिर से सुधारना चाहिए, वो चीज़ होने लगता है। फिर तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। तभी तो लोग, आज हमको, मेरे पास साइकिल नहीं है तो मैं चाहूँगा मेरे पास साइकिल हो, तो फिर कल हमको लगेगा ना 2-4 महीना, 2 साल, 1 साल चला लूँगा साइकिल, उसके बाद लगेगा भैया अब मेरे पास बाइक होना चाहिए, तो फिर मुझे बाइक लूँगा। फिर जब मेरे पास बाइक आ जाएगा तो फिर मुझे लगेगा कि भैया ये बाइक नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कार चाहिए। फिर कार मैं लूँगा। फिर कार लेने के बाद मुझे लगेगा कि नहीं ये कार नहीं, मुझे बढ़िया वाली कार चाहिए, लग्जरी वाला कार चाहिए। तो ऐसे ही तो क्या होता है, हमेशा जो है एक सुधार बाद में दोष बन जाता है और फिर उस दोष को फिर से सुधारा जाता है। तो वैसे ही जो अभी हम लोग को अच्छा लग रहा है बाद में वो हमको अच्छा नहीं लगने लगता, और फिर
उसको हम लोग और अच्छा बनाते हैं। ऐसा ही है सुधार के साथ, ठीक है, इसलिए ऐसा ही चलते रहता है, ये प्रगतिशील है। उसके बाद हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। हिंदी में क्या है, प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो देखो उनका जो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का जो निर्माण हो रहा है, उनके निर्माता यह समझ रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं वो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। ठीक है, उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ये था दूर का ढोल सुहावना और सामाजिक सुधार। देखो यहाँ पे समाज का भी बात कर लिया इन्होंने, और दूर का ढोल सुहाना था, जैसे कि दूर का चीज़ जो है वही अच्छा लगता है, उसके बारे में भी इन्होंने बात कर लिया। ठीक है, तो ये था आप सबका क्या लिखूं। ठीक है, क्या लिखूं, ये आप सबका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए एक बार हम लोग इसको सारांश मतलब आंख बंद करेंगे और 5 मिनट में इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें था। ठीक है, चुपचाप से, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब आंख बंद करो, नहीं तो जो देखो ये तुम्हारा आंख खुला है, तुम एक आंख काहे बंद किया भाई, एक आंख, दोनों आंख बंद करो। ठीक है, और देखो मतलब सुनो, दोनों आंख बंद करके देखना नहीं है, सुनना है। तो इसमें है, हमने मेरे पास चैप्टर है आज हमारा सेकंड चैप्टर, ये हमारा नया किताब 9th क्लास का नया किताब गंगा जो हिंदी है उसका सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है क्या लिखूं। तो क्या लिखूं, उसके लेखक हैं आपके पीपी बख्शी। ठीक है, पीपी बख्शी जो कि हैं छत्तीसगढ़ से, उनका जन्म 1894 में हुआ था, छत्तीसगढ़ के हैं। वो निबंध लेखक हैं, जो उनका जो है इम्पोर्टेंट है निबंध लेखक में। उसके बाद वो निबंध लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं क्या लिखूं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। फिर वो देखो उनके पास 2 बच्चियां आती है जो उन्हें निबंध लिखने को कहती है। कौन कौन, एक तो कौन कौन आ रही थी, याद है तुमको, याद है, अमिता और समिता, पता है, भूल गए। ठीक है, तो अमिता और समिता वो आती हैं, दोनों लिखने को कहती हैं। क्या लिखने को कहती हैं, तो लिखने को कहती हैं निबंध। किस विषय में, एक बोलती है कि मुझे दूर के ढोल सुहावने हैं, इसके ऊपर में निबंध लिखना है। दूसरा कहती है समाज सुधार के बारे में। तो वही कवि सोचता है इसके बारे में कि मैं कैसे लिखूँगा, मतलब मुझे तो निबंध के बारे में उतना ज्ञान नहीं है तो मैं कैसे लिखूं। और यही सोच के फिर बहुत सारे विद्वानों के बारे में वो पढ़ता है, जो निबंध लेखक थे उनका पढ़ता है, और फिर उनके पढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि मुझे तो निबंध लिखने के लिए सामग्री चाहिए और शैली चाहिए। तो सामग्री के बारे में पहले वो जुगाड़ करता है, फिर शैली के बारे में जुगाड़ करता है, फिर वहाँ गार्डनर जो कवि हैं गार्डनर का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ता है। ठीक है, और अमीर खुसरो को फिर जो अमीर खुसरो के बारे में बताता है कि वो एक दिन पानी पीने जाता है, तो वहाँ पे 4 औरतें उनसे कहानी कविता सुनाने को कहती हैं। एक चरखे के बारे में, खीर, कुत्ता और ढोल के बारे में, तो वो चारों को मिला के एक कविता सुनाता है। उसी तरह इसके मन में भी ख्याल आता है कि भैया जिस तरह उन्होंने चारों का मिला के एक में उन्होंने पार कर दिया, उसी तरह मैं भी जो 2 निबंध है उसको भी मैं एक ही में पार कर दूंगा। जैसे दूर के ढोल सुहावने भी कंप्लीट हो जाएंगे और समाज सुधार भी हो जाएगा। तो उसी के लिए उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तरुण के बारे में और वृद्धों के बारे में, समय के बारे में बताया कि किस प्रकार जो वृद्ध होते हैं वो अपने अतीत काल को अच्छा मानते हैं, कि जो बीत गया है काल उसको वो मानते हैं, अपना वो वर्तमान को नहीं जीते। जो वर्तमान में उनके पास है वो उनसे अच्छा उनका अतीत लगता है। और उसी तरह जो तरुण होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको अपना वर्तमान से ज़्यादा भविष्य अच्छा लगता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये अच्छा करूंगा, ऐसे करूंगा, इतना अच्छा होगा। उसी तरह वृद्ध सोचते हैं कि मेरा अतीत इतना बढ़िया था, ऐसे था, वैसे था। ठीक है, ऐसे ही करके वो दूर का ढोल सुहावना बताता है कि दूर का ढोल जो है हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन जो पास होता है वो थोड़ा सा कर्कश लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता। यही चीज़ बता के हमारे पास दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार के बारे में हमारे लेखक जी बात करते हैं, और इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है बाबू, कैसा लगा? बढ़िया लगा कि नहीं? अगर लगा बढ़िया, और नहीं लगा, कोई अगर ऐसा बोल दिया कि नहीं लगा, तो यहीं से मैं 2-4 लाठी खींच के मारूंगा, समझे? कोई नहीं बोलेगा गलती से भी। चलो अब थोड़ा सा इधर आप लोग यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर देखने के बाद उसको बना लेंगे, क्योंकि भैया 9th क्लास में जो है आप सबका अभी वो क्या बोलते हैं उसको, वो आ रहा है, वो MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उतना टेंशन नहीं होता है। और यहाँ पे व्याकरण की भी बात की गई है, थोड़ा थोड़ा व्याकरण हम लोग एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं, क्या नाम है इसका, बुक पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग व्याकरण भी पढ़ लेंगे, है ना। अच्छे से व्याकरण मैं आप सबको पढ़ा दूंगा, व्याकरण के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और कैसे लगे एक बार कमेंट करके भी बताना आप सब कि कैसा लग रहा है पढ़ने में, और थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बता सकते हो, अपना राय दे सकते हो कि क्या करना चाहिए जो और अच्छा लगे, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो अपना राय तुम लोग कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ और अगले सब्जेक्ट जो भी है उसके साथ। तब अभी जाओ आराम से पढ़ाई करो या फिर क्वेश्चन आंसर बनाओ, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा वो भी कमेंट करना, और क्वेश्चन आंसर अगर चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो वो भी कमेंट करके बताओ, मैं भी बना दूंगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर बनाने जाएंगे तो बहुत सारा समय हो जाएगा, 1 घंटा का क्लास हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।